वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेटालिक कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, और हम डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन, रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस किस तरीके से देखेंगे डाइल्यूशन के साथ। फिर हम कॉलोस लॉ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की। तो ये पार्ट 3 होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो वास्तव में यहां पर चैप्टर मर्ज होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो चीजें आपस में मिलने वाली हैं, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टेंस टोटली किस में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करेंगी, इसको यहां क्लेरिफाई हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सभी सब्सटेंस के अंदर से पास नहीं हो सकती, या सभी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देमसेल्व्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम कंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो जो कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स। नंबर वन, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इनको बोलते हैं। सेकंड वन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो जो पहला वाला पार्ट है मेटेलिक कंडक्टर, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री में ही दोनों पार्ट पढ़ाएंगे। तो कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर मेटेलिक कंडक्टर्स? द मेटेलिक सब्सटेंस which can conduct electricity through themselves are called metallic conductors। तो वो सारी की सारी मेटल या मेटेलिक सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एटम्स। इसकी वजह क्या होती है कि ये जो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो किसकी फ्लो करने की वजह करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो मेटल के द्वारा होती है उसको बोलते हैं हम मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, निकल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करती है। सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जब आप किसी सॉल्यूशन, किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करते हो और वो करंट फ्लो कर जाए तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो दो सब्सटेंस which allow the electricity to pass through them in their molten state or in the form of their aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductors। जब भी हम किसी सब्सटेंस के मोल्टन स्टेट की फॉर्म में या फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें और वो डिकम्पोज हो जाए उसके आयंस में, और उन आयंस के डिकम्पोज होने की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हो रहा है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके आयंस डिवाइड हो जाएंगे, उन आयनों के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए इसमें क्या, किसकी वजह से फ्लो करता है, द करंट फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंडक्टेंस। अब इसके ऊपर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, या तो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे या इनकम्प्लीटली आयोनाइज होंगे, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे आयंस में, या इनकम्प्लीट या पार्शियली आयोनाइज होंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट इन द सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन electrolytes are divided into two parts. Number one, strong electrolytes and number second, weak electrolytes.
तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उनके आयनाइजेशन के बिहाफ पर दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट और कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो सब्सटेंस या वो केमिकल सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके जो एग्जांपल आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3, HF एसेट्रा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी इसके एग्जांपल होते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। और जितने भी सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे ही हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करेंगे तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, कुछ पोर्शन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ऐसा एसोसिएट फॉर्म में होगा। तो द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल, वीक एसिड्स, जितने भी वीक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एसेट्रा। वीक बेसिस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। तो यही बात करते हैं हम कुछ फिजिक्स के पार्ट की। तो जब किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि किसी भी वायर के अंदर से करंट के फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा उसको मेजर करने को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो जो रेजिस्टेंस होती है ये मेटेलिक वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्रॉस एरिया के सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए, और आर इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज अ ग्रीक वर्ड दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट कर देंगे, यू बना देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी बात करेंगे हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको अभी अब रोम पढ़ा था। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। यदि एल 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो आर किसके बराबर हो जाएगा? रो के। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, और इट इज मेजर्ड इन ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। तो इसको हम हमेशा किस में मेजर करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर इक्वल टू मीटर, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो ये कंडक्टेंस क्या होती है? इजी टू फ्लो ऑफ द करंट, कितना करंट पास हो रहा है। द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द कंडक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द इजी विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से कितनी आसानी के साथ करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी मेजर को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड जी एंड इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी कि कंडक्टेंस की जो दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो G इक्वल टू 1 बाई आर। तो R आपने देखा था, तो R की यूनिट ओम होते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो बोलते हैं या साइमंस बोलते हैं। तो ओम इनवर्स और मो और साइमंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर बेटा? तो कंडक्टेंस के बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम, यहां तो मैंने वर्ड के लिख दिया है पर लेकिन वास्तव में वर्ड होता कापा। कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के की थोड़ी टांग नीचे खींच देते हैं, दैट इज कॉल्ड कापा। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं।
specific conductivity, specific conductance और conductivity is represented by word kappa. तो reciprocal किस चीज की है ये? It is the reciprocal of resistivity और specific resistance. तो it may be defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter square as the area of cross section. It is inverse of the resistivity, so kappa equal to 1 by rho. अब kappa equal to L over RA, तो आपने रो का फॉर्मूला खोल दिया, RA by L, तो ये अपोजिट हो जाता है, तो kappa equal to L over RA, एंड बिकॉज L by A इज द G स्टार, जिसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट, किसी भी मेटेलिक की लेंथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेशियो को, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और इसको G स्टार से नोट करते हैं, तो G स्टार बाई R, ठीक है, तो कापा इक्वल टू G स्टार बाई R. अब 1 बाई आर क्या होता है, 1 बाई आर इक्वल टू कंडक्टेंस, तो कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार. तो ये डिफरेंट फॉर्मूले बन जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. आगे बढ़ते, इट इज मेजर्ड इन ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन्स मीटर इनवर्स. क्योंकि आपको मालूम है यूनिट हमने किस तरीके से बनाई थी, तो किस किस की यूनिट की, तो उस तरीके से आपने निकाल लिया इसको कैलकुलेट करके. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस. अब ये जो बात कर रहा हूं, अभी तक तो मैंने जो बात की रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दीज ऑल आर द फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स. अब मैं बात कर रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, दैट इज लैम्डा एम. तो ये इसकी होती है, इट इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल हो, यानी कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन, और उसके द्वारा जो कंडक्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी. वेरी गुड. तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. जब भी हम किसी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो उसकी वजह से जो आयन प्रोड्यूस होंगे, उन सबकी कंडक्टिंग पावर की वजह से जो पावर होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, दैट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. एंड इसको दूसरी लफ्ज में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट capped between two electrodes with the area of cross section is A and distance is unit length, यानी कि यूनिट लेंथ की डिस्टेंस हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, उनके बीच में यदि हम V वॉल्यूम ले लें जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी. इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा एम, ग्रीक वर्ड लैम्डा एम. लैम्डा एम इक्वल टू कापा ओवर L बाई A, या और हम क्या कह सकते हैं, इट इज लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर C. ये 1000 की मल्टीप्लाई हमने करी है क्योंकि हम लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 की मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं. तो लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर C. C इज द मोलर कंसंट्रेशन, C इज द मोलर कंसंट्रेशन. यूनिट की बात करते हैं, वेयर इज द मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं. इट इज मेजर्ड इन साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं या मीटर स्क्वायर कर सकते हैं. मोल इनवर्स है क्योंकि पर यूनिट मोल ले रहे हैं हम, तो इट्स द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस. आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि अभी हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, यदि हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दें तो दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. डेफिनेशन सेम होगी. इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट. अभी तक हमने 1 मोल बोला था, इस बार क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जो नॉर्मेलिटी आपने पढ़ा है, नॉर्मेलिटी में क्या करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी. सेम, तो बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा इक्यू. तो इसका सिंबल से फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर C इक्यू. C इक्यू का मतलब नॉर्मेलिटी, वहां मोलिटी था, यहां नॉर्मेलिटी है. C इक्यू का मतलब, तो इट इज मेजर इन साइमन्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर डेफिनेटली बोर्ड में क्वेश्चन पूछाता है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. मोस्टली क्वेश्चन डाइल्यूशन के टर्म में आता है कि जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि उसके अंदर पानी मिलाएंगे, तो कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा. लगता तो ये है कि दोनों एक साथ चेंज होंगे एक जैसे, पर लेकिन डिफरेंट होता है. कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है
और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कैसे, इसको जरा समझते हैं ध्यान से। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, दोनों डिफरेंट होते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, डाइल्यूशन। तो हम डाइल्यूशन की टर्म में बात करेंगे। तो वी नो दैट द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वास्तव में कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या थी कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस। अब मैंने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, जैसे जैसे उसके अंदर पानी मिलाया तो उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई, डाइल्यूशन ज्यादा हो गया। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे ज्यादा होंगे। बच्चों को गलतफहमी होती है, वो कहते हैं ज्यादा होंगे, कम हो जाएंगे बेटा। सपोज करो पहले आपने एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी घोली हुई है, ठीक है। तो अब इसे पी के देखो, मीठा कम लगेगा ये ज्यादा लगेगा, ठीक लगा। अब आपने इसके अंदर आधा गिलास पानी और मिला दिया, चीनी वही रहने दी, अब मीठा कम हो गया ज्यादा हो गया, सर कम हो गया, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयन थे वो अब कम हो गए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई। आयन उतने के उतने ही है, वॉल्यूम बढ़ चुकी है, तो पर यूनिट एरिया के अंदर या पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस थे वो कम हो गए। तो इसका मतलब जब आयन कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इट मींस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, आयंस इंक्रीज होंगे। बट अपोजिट करोगे यानी कि डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। और वी कैन से दैट कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी इज द जी, कंडक्टिविटी इज द जी, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। सो कंडक्टिविटी इज द कापा। तो कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration but inversely proportional to the, yes very good, inversely proportional to the, yes, number of ions। number of ions ज्यादा तो कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस कम तो कंडक्टिविटी कम। तो इसका मतलब क्या कह रहे, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन को अपोजिट तरीके समझो। यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो आयंस की, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि आयंस बढ़ रहे हैं। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीज। समझ में आ गया, बहुत क्लियर। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज इट? आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बात करते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला था यदि आप याद करो तो लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर सी। सी इज द कंसंट्रेशन। अब लैम्डा एम कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, क्योंकि लैम्डा एम ऊपर है और कंसंट्रेशन नीचे। तो कंसंट्रेशन यदि आप बढ़ाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगी तो लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां जो कंडक्टिविटी कर रही थी मोलर कंडक्टिविटी उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। और फॉर्मूला आपने देखा था लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर सी। सी इज द मोलर कंसंट्रेशन। अब आप बताओ, यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी तो बढ़ रही थी, पर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration. It means it is directly proportional to the dilution. If we increase the dilution, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration. For both weak electrolyte and strong electrolyte, molar conductivity decrease with increase in concentration, or it is increase with increase in dilution. Very good, clear. तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। तो यहां पे हमारे पास एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबाई हकल ऑनसेकर इक्वेशन, उससे हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये एबीसी बुक में, प्रदीप की बुक में आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका ग्राफ बना के आपको दिखाया हुआ है। तो वहां ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्लोपिंग लाइन मिलती है तो दैट इज कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम समझते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली with dilution and there is a tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value when the concentration approaches zero when dilution is infinite। तो यहां से हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, वो आपको बताऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे मैं डाइल्यूशन बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट लेवल पर। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इट्स कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू द जीरो, क्योंकि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, एंड इट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम नोट या इनफाइनाइट लगा देते हैं लैम्डा एम के ऊपर, तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नोट एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम। अब बात करते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट may be given by the expression lambda m equal to lambda naught m minus a concentration की power half, that is called Debye-Huckel-Onsager equation, where a is the constant, lambda naught m is the limiting molar conductivity. This equation is called Debye-Huckel-Onsager equation. It is the molar conductivity for strong electrolytes. The plot of against is a straight line with the intercept equal to and the slope equal to the value of A depends on the type of electrolyte। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम और कंसंट्रेशन की पावर हाफ के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, हमें एक स्लोप मिलेगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो इसी से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं कि जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा आयनाइज होगा, थोड़ा थोड़ा आयनाइज होगा, तो इसका मतलब धीरे धीरे एक स्लो बनता चला आएगा, तो इसे बोलते हैं हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक। द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू ए मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे हम किस तरीके से निकलेंगे, द वेरिएशन ऑफ लैम्डा नोड एम विद concentration की power half is very large and so much so that we cannot obtain molar conductance at infinite dilution। तो यहां पे हम जब प्लॉट प्लेस करेंगे तो वो कर्व किस तरह की मिलेगी, हमें इस तरह का हमें स्लोप मिलेगा, स्लोपिकल शेप मिलेगी, तो हम पहचान जाएंगे इट इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक लॉ आता है दैट्स कॉल्ड कॉलरास लॉ, जिसके ऊपर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आता है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ limiting molar conductivity for weak electrolyte is obtained by using Collas law of independent migration of ions। Collas law कहता है independent migration of ion का लॉ है, तो वो कहता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करोगे तो उसके अंदर जो भी आयन होंगे इंडिविजुअल आयन करंट पास करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, इट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आयंस, उन सबका सम होगी, उसी को हम कॉलस लॉ बोलते हैं। तो आगे उसी को पढ़ेंगे। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यदि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू अल्फा है, यानी कि वो पोर्शन जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है उसे हम अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा नोट एम, यानी कि द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। For a weak electrolyte like acetic acid, the dissociation constant is given by K equal to C alpha square over 1 minus alpha। अब इस वाले फॉर्मूले को हम
कब यूज करते हैं? जब हमें अल्फा की वैल्यू गिवन हो। यदि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू गिवन है, तो इस नीचे वाले 1 माइनस अल्फा को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। याद रखना, जब अल्फा की वैल्यू गिवन है तो पूरा फॉर्मूला यूज करना है, और यदि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो नीचे डिनोमिनेटर को 1 मान लेंगे, क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू 1। अब कॉलरॉस लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कॉलरॉस लॉ क्या कहता है? कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। दिस लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम का मतलब जोड़ दो, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एनायंस एंड कैटायंस। जितने भी आयंस है, चाहे वो कैटायन है या एनायन, उन सबका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। In general, if an electrolyte gives V positive cations and V negative anions, then its limiting molar conductivity is given by lambda naught m equal to V positive lambda cations, limiting molar conductivity of cations, plus number of anions and limiting molar conductivity for the anions. अब ये जो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन हम सॉल्ट से निकाल लेते हैं कि कितने आयंस बनने हैं। तो जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, where lambda naught positive and lambda naught negative equal to limiting molar concentration of cations and anions respectively। आगे एक न्यूमेरिकल भी इस पे करके दिखाऊंगा तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये क्या होता है? वास्तव में जिस एपरेटस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, उसी सेल को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय द पासेस ऑफ electric current. When we pass electric current in an aqueous solution of electrolyte, the changes takes place is called electrolysis, and that setup here, that cell is called electrolytic cell. The cell which electrolysis takes place is called electrolytic cell. It consists of two copper strips dipped in an aqueous solution of copper sulfate. इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कॉपर इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड इट इज डिपोजिटेड एट कैथोड। तो एनोड पर कॉपर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, डिसॉल्व होता जाएगा, और कैथोड पर डिपोजिट होता जाएगा और रिड्यूस होता जाएगा। तो रिएक्शन एट द टू इलेक्ट्रोड्स आर एट एनोड कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर माइनस होंगे तो प्रोडक्ट साइड प्लस करके दिखा दो, या हम सिंपल जानते हैं कॉपर में से इलेक्ट्रॉन 2 माइनस कर दो तो Cu2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन टाइम पे क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू Cu सॉलिड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस किसी ना किसी चीज पे क्वांटिटेटिवली डिपेंड करेगी, तो उन लॉ को बोलते हैं हम फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो फेराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों के ऊपर मिलकर न्यूमेरिकल आता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इट कैन बी गिवन बाय फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या कहता है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो कैथोड पर मटेरियल डिपॉजिट होगा या एनोड पर लिबरेट होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इसी लॉ को बोलते हैं हम फेराडे फर्स्ट लॉ। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड और लिबरेटेड एट एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितनी इलेक्ट्रिसिटी बात करोगे, thus if W gram of the substance is deposited at cathode on passing Q coulombs of the electricity, then W is directly proportional to Q and W equals to ZQ. Z is the equilibrium constant या proportional constant because Q equal to I into T। जो चार्ज होगा करंट वो होगा I एम्पियर का करंट T टाइम, T सेकंड के लिए पास किया जाए तो Q equal to IT, तो सो W equal to ZIT। Z की वैल्यू मोस्टली 1 होती है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज 1 लेते हैं, तो W इक्वल टू I into T। हम यहां से कूलम्ब 2 इक्वल टू IT निकाल लेते हैं हम। अब फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? ये कहता है जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो डिफरेंट कैथोड्स होंगे, तो डिफरेंट कैथोड पर डिफरेंट मटेरियल डिपॉजिट होगा। जब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अंदर सेम करंट पास करने पर जो डिफरेंट कैथोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल में होगा। So it states that when same quantity of electricity is passed through the different electrolytic solution connected in series, the weight of substance produced at the electrode
तो डिपॉजिटेड एट कैथोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। केमिकल इक्विवेलेंट तो WA ओवर WB इक्वल टू EA ओवर EV, या WB ओवर WC इक्वल टू EB ओवर EC। तो ये हम फैराडे सेकंड लॉ, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो तीन एक तरह से जिंक की सेल, कॉपर की सेल और सिल्वर की सेल दी होती है, तो ABC सेल जो कनेक्ट है तो उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। Where W and WV is the weight of substance A and B deposited at cathodes and EA and EB are the equivalent weight of the substance A and B। आगे बात करते हैं, ये देखो इसका डायग्राम दिखाया है कि ये हमने डिफरेंट तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली हुई हैं और इनको किस में कनेक्ट करा हुआ, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपोज होगा, यहां पर अलग सब्सटेंस, ये कॉपर का तो अलग सब्सटेंस, यहां सिल्वर का तो अलग सिल्वर। तो इस तरीके से द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर या इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो WA ओवर WB इक्वल टू EA ओवर EB और WB ओवर WC इक्वल टू EB ओवर EC। इस तरीके से हम फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपको मालूम है प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट एनोड पर बनेगा, एक प्रोडक्ट कैथोड पर बनेगा। तो उस प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर वन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, कि हम कौन से मेटेरियल को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इफ इनर्ट लाइक प्लेटिनम और गोल्ड they act only as a source or sink for electrons instead of participating in the reaction। तो जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड या इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन को पास करने का काम करता है, तो वो सिंपल रहता है। पर जब आप मेटल का इलेक्ट्रोड रहते हैं तो वहां डिफरेंट रिएक्शन होती है। इफ रिएक्टिव दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, देयरफॉर फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड मे बी डिफरेंट। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट and their standard electrode potential are also different. In some cases, extra potential called over potential has to be applied because some electrochemical processes are kinetically so slow that they do not occur at lower voltage. For example, the product of electrolysis of molten sodium chloride are sodium metal and chlorine gas, while the product of electrolysis of aqueous solution of NaCl are NaOH, Cl2 and hydrogen gas also। तो देखो दोनों में अंतर आ गया, मोल्टन का करा तो सोडियम और क्लोरीन गैस बने, पर जब हमने एक्वस का करा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।